दो कंट्रीज़ की मैं ज़िक्र करूँगा, उनका रिजेक्शन रेशो बहुत ज़्यादा था और उसमें क्यों ज़्यादा था ये भी मैं बताऊँगा आपको आखिर के अंदर। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो विज़िटर वीज़ा कि जो रिजेक्शन रेट था या रेशो था वो तकरीबन 71% था इन 2024। अच्छा, 3-4 कंट्रीज़ हैं, अगर उनका आपका वीज़ा रिजेक्शन हुआ होगा पास्ट के अंदर तो वो आपकी एप्लीकेशन पे अफेक्ट करेगा। ये 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानियों का वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। हेलो गाइस, कैसे, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही समझ लें कि हॉट टॉपिक है और हर कोई जो है उसके बारे में जानना चाहता है। तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाई जाए और आज की वीडियो में हम ज़िक्र करेंगे कि वो कौन से 5 रीज़न्स हैं। मैं टॉप 5 रीज़न्स की बात करूँगा जिसकी वजह से विज़िट वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होता है और वो क्यों होता है और उसको कैसे हम इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे और इसके अंदर जो 4th रीज़न है वो जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो उसको जो है वो आप सुनना नहीं भूलिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इसके अंदर पॉइंट आता है वो होता है इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट एप्लीकेशन। तो होता क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अगर एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो सम टाइम एजेंट जो है वो इतना एक्टिव नहीं होते हैं कि वो सारी चीज़ें थोरो करें और एक एक चीज़ जो है वो कम्प्लीटली उसमें ऐड करें, इसलिए कि उनके पास भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं और जाहिर सी बात है कि टाइम जो है वो इतना नहीं होता है, इतना टाइम नहीं लगा पाते और इन द एंड जो है वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे मिस हो जाती है जिसकी वजह से वो डिक्लाइन में चला जाता है। और मैं आपको इस साथ साथ ये भी बता दूं कि सम टाइम अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन जो है वो दोबारा फॉलोअप नहीं करती है, वो डिक्लाइन कर देती है, जो कि उनका ईज़ी, आप ये कह सकते हैं ईज़ी वे है और उसके बाद वो कहते हैं कि आप दोबारा से अप्लाई करें। तो इसको ज़रूर देखें कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन अप्लाई करें, जो मेंशन करें, वो सारी जो एक्यूरेट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। सेकंड जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रीज़न है वो इनसफिशिएंट फंड्स का है। तो आप जब न्यूजीलैंड आ रहे हैं तो आपका जितना भी स्टे है तो उसके हिसाब से आपका जो एनफ फंड्स जो है वो बैंक स्टेटमेंट में शामिल होना चाहिए या उसमें शो होना चाहिए। तो उसमें रूल ऑफ थंब ये है कि जैसे कि अगर आप 1 मंथ के लिए आ रहे हैं तो एटलीस्ट 1 मंथ के हिसाब से आपका 3 to 5,000 न्यूजीलैंड डॉलर होना चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, इसलिए कि जब आप विजिटर वीज़ा कह रहे हैं तो इट मीन्स यू आर कमिंग एज ए टूरिस्ट। ठीक है, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि जो आप स्पेंड कर सकें यहाँ पे एज ए हॉलीडे। तो अगर आप शो कर रहे हैं बैंक स्टेट में सिर्फ $2,000 है तो वो जो है वो वीक करता है आपके केस को और इसमें जो है वो इसको बहुत क्लोजली वो देखते हैं कि फ़ंड्स जो है वो आपके पास होने चाहिए। अच्छा, वो फ़ंड्स के अंदर क्रेडिट कार्ड वगैरह शामिल नहीं होते। फ़ंड्स मीन्स या तो कैश होना चाहिए या आपके पास बैंक में जो है वो अमाउंट होना चाहिए। अच्छा, थर्ड जो इसके अंदर पॉइंट है वो लैक ऑफ टाइज़ हैं टू होम कंट्री। तो अच्छा, इससे पहले एक मैं पॉइंट भूल गया कि जो फिगर्स थी 2024 की, उसमें 2 कंट्रीज़ की मैं ज़िक्र करूँगा, उनका रिजेक्शन रेशो बहुत ज़्यादा था और उसमें क्यों ज़्यादा था ये भी मैं बताऊँगा आपको आखिर के अंदर। तो एक तो है उसके अंदर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो विज़िटर वीज़ा की जो रिजेक्शन रेट था या रेशो था वो तकरीबन 71% था इन 2024 और इंडिया का जो है वो तकरीबन 28% था। अच्छा, ये वेरी करते रहता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम के साथ साथ जो है ये बढ़ता जा रहा है बोथ कंट्रीज़ में, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। ये मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि ये क्यों बढ़ रहा है, स्पेशली पाकिस्तान का, तो आखिर तक आप वीडियो देखिएगा। तो थर्ड पॉइंट जो थे हम लैक ऑफ टाइज़ इन होम कंट्री। तो इमिग्रेशन जो है वो ये चेक करती है कि जब आप आ रहे हैं यहाँ पे विज़िट वीज़े पे तो आपके बैक होम जो है वो टाइज़ कौन से हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि आप वापस जाएंगे आफ्टर योर वीज़ा कंप्लीशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वहाँ पे कोई जॉब कर रहे हैं या आपके कोई फैमिली मेम्बर्स जो आप पे डिपेंड कर रहे हैं, आप उनके साथ रहते हैं, आपकी फैमिली टाइज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप कोई वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपने साथ में दिखानी है ताकि ये शो करे कि हाँ आपका एक यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टाइज़ हैं विद योर होम कंट्री और आफ्टर वीज़ा कंप्लीशन जितना भी आपका यहाँ पे स्टे है उसके बाद आप वापस पाकिस्तान या इंडिया जाएंगे। अच्छा, फोर्थ पॉइंट जो मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर ये है कि प्रीवियस वीज़ा रिजेक्शन या ओवर स्टे। अच्छा, 3-4 कंट्रीज़ हैं, अगर उनका आपका वीज़ा रिजेक्शन हुआ होगा पास्ट के अंदर तो वो आपकी एप्लीकेशन पे अफेक्ट करेगा। उसमें एक तो है कि न्यूजीलैंड, अगर आपका न्यूजीलैंड में पहले रिजेक्ट हुआ है तो
सेकंड टाइम जो लगने के चांसेस काफ़ी कम है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये अपना इमिग्रेशन डेटा जो है वो बहुत क्लोजली जो है वो शेयर भी करते हैं, और ऑलमोस्ट जो है इनकी चूँकि इमिग्रेशन रूल्स वगैरह भी सिमिलर हैं। तीसरा आपके जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं या डेवलप कंट्रीज़ हैं, इसमें यूके आ गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया। तो अगर इन कंट्रीज़ का भी आपका वीज़ा रिजेक्शन है, चाहे वो कोई सा भी हो, विज़िटर वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, तो वो भी जो है वो अफेक्ट करेगा आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर। इसके अलावा ये देखा गया है कि अगर आपकी कोई ब्रीच है, वीज़ा वायलेशन या ब्रीच है जिसमें आपने ओवर स्टे किया है किसी भी कंट्री के अंदर ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो भी रेड फ्लैग जो है वो इनके लिए होता है। अच्छा, फिफ्थ जो लास्ट है वो है हेल्थ एंड करैक्टर। तो मैंने इससे पहले भी एक शायद वीडियो में बताया था कि जो हेल्थ के हवाले से न्यूजीलैंड जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए जब आप विज़िट पे आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ की लोकल जो मेडिकल सर्विसेज हैं उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। तो या तो आपके पास इनफ फंड्स हो या आपकी जो है वो हेल्थ कंडीशन अच्छी हो। अच्छा, इसमें कैश 22 है, यानी कि अक्सर देखा ये गया है कि जो यंगस्टर होते हैं उनको विज़िट वीज़ा मुश्किल से मिलता है, इसलिए उनको भी पता है कि वो यहाँ पे किस रीज़न से आ रहे हैं। जो एजड होते हैं उनका जो है वो ये इशू तो नहीं होता है लेकिन एज का, लेकिन उनका हेल्थ का इशू होता है। तो वो उसको उनका कंसर्न होता है कि उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि वो यहाँ पे उनके लोकल जो हेल्थ सिस्टम है उस पर बर्डन नहीं डाल सकें। तो ये 5 पॉइंट मैंने जो है वो उसको आपको एक्सप्लेन किया। नंबर 1 जो है वो हमने इनकम्प्लीट एंड इनएक्यूरेट एप्लीकेशन, और नंबर 2 जो है वो इनसफिशेंट फंड्स की बात की, फंड्स तो आपके पास पूरे होने चाहिए। लैक ऑफ टाइज विद योर होम कंट्री। 4 आपका प्रीवियस वीज़ा रिजेक्शन एंड ओवर स्टे। एंड 5th जो है आपकी हेल्थ एंड करेक्टर है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि पाकिस्तान का जो रिजेक्शन रेशो है वो इतना ज़्यादा क्यों है। एक तो उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल सिचुएशन है वो उनको मालूम है, वो भी इसको जो है वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं। तो इसकी वजह से उनको मालूम है कि यहाँ पे जो ज़्यादा लोग आ रहे हैं विज़िट वीज़ा के ऊपर, वो कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पे अपने स्टे को कंटिन्यू करें किसी न किसी रीज़न से। मे बी यहाँ पे वो स्टडी में कन्वर्ट कर लें या ओवर स्टे कर लें, इलीगल रह लें। दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं वो इनकम्प्लीट आती हैं, इतना उनमें अवेयरनेस नहीं है। अब आप कह लें कि एजेंट कह लें या जो लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, इंडिया में इस वजह से नहीं है। और दूसरी बात है कि इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे अच्छी खासी है, तो वो उनको गाइड भी करते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बहुत सारे जो लोग फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं उनको इतना कुछ इन्फॉर्मेशन का पता नहीं होता है। और बहुत सारे जो वीज़ा एजेंट हैं उनकी भी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो ये 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानियों का वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, उसमें इम्प्रूव का जैसे मैंने बताया कि आप स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी दिखाएं, जितने फ़ंड्स आप दिखा सकते हैं। अगर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री है, वो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, आपने कहीं ट्रैवल किया हुआ है। अच्छा, उस ट्रैवल के अंदर अगर मिडिल ईस्ट नहीं, यूरोप के कंट्रीज़ हैं शामिल तो बहुत अच्छी बात है, या डेवलप कंट्रीज़ हैं तो वो प्लस पॉइंट माना जाता है। इसके अलावा जो है वो अपनी होम कंट्रीज़ के साथ टाइज़ जो है वो आप शो करें। अगर आप प्रॉपर्टी कोई ओन करते हैं या आपकी जॉब है, एम्प्लॉयर की तरफ से कोई आपके पास लेटर है जिसको आप शो कर सकें, हाँ भाई मेरी कंफर्म जॉब है, परमानेंट जॉब है, तो आफ्टर वीज़ा फिनिश आई विल गो बैक टू माय होम कंट्री एंड आई विल कंटिन्यू। और या आपकी कोई टाइज़ हैं, रिलेशनशिप टाइज़ हैं। इसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो आप मेंटेन करें। अगर आप आगे प्लान कर रहे हैं अगले 6 महीने और साल के अंदर, तो अगर कोशिश करें कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, इवन मिडिल ईस्ट भी ट्रैवल करें, एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। और एप्लीकेशन में जो भी लिखें वो आप ऑनेस्टी से साथ लिखें, ट्रूथ लिखें। मिस रिप्रेजेंटेशन या समझ लें कि गलत चीज़ें ना लिखें, फॉल्स स्टेटमेंट ना लिखें। वो फ़ौरन पकड़ लेते हैं और वो क्रॉस चेक कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन से आपकी डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन। और वन मोर थिंग बहुत इंपॉर्टेंट, कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं उनके अंदर इंफॉर्मेशन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपकी पर्सनल डिटेल्स हो, चाहे आपकी वो फाइनेंशियल डिटेल्स हो, वो सारी जो है वो मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो चलें वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें।
तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।